नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी आपका कुछ दिन एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं है, तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों के साथ हम लोग उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है और इसका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला प्रश्न है कि आपका 6वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि कब जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 2002 होने वाला है। 11वां मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो वो आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना था और यह आपका जोड़ा गया था 86वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2002 में। इसके अलावा वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या की बात करते हैं तो 11 है। ठीक है, जिसमें से एक मौलिक कर्तव्य तो 2002 में। इसके अलावा जो 10 मौलिक कर्तव्य है वो आपका 1976 में जोड़ा गया था 42वां संशोधन के माध्यम से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपका मूल संविधान में नहीं था, आपको 1976 में जोड़ा गया है, इस बात को याद रखना है। 11 मौलिक कर्तव्य है। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर है जो कि आपका जोड़ा गया था। इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य को जुड़ जाने का सुझाव दिया था, तो ये आपका 8 मौलिक कर्तव्य को जुड़ जाने का सुझाव दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, और आर्टिकल 51A में है। भाग की बात करेंगे तो 4A में है। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका यूएसएसआर, उसमें आपका यूएसएसआर था, अब आपका रूस हो गया है, तो उसके संविधान से लिया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपकी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए जो है अभी तक के मार्केट में सबसे जो बेहतरीन पुस्तक है वो दोस्तों आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन के द्वारा है। ठीक है, जो कि आपका स्टैटिक जीके के ही मद्देनजर रखते हुए पुस्तक को आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको लगभग सारे एग्जाम इसमें क्लियर हो जाते हैं। जीडी का हो या एसएससी का हो, DSSB हो या रेलवे एग्जाम हो, पीसीएस एग्जाम हो, जहाँ भी स्टैटिक जीके से प्रश्न आते हैं वहाँ पर आपको ये पुस्तक काम आने वाला है। इस पुस्तक की बात करेंगे तो ये पुस्तक दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस आपका मात्र 229 यानी कि 229 रुपये है। पेज आपका 217 रुपये है। इसके बाद अगर आप इस पुस्तक को लेते हैं और कूपन कोड APG10 डालते हैं, ठीक है, क्या डालते हैं, APG10 डालते हैं, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर छूट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका लिंक पुस्तक का डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। ये पुस्तक में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं। बाकी जब आप इस पुस्तक को खरीदिएगा तो आपको सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शॉर्ट नोट्स जो आपकी अंतिम समय में जो काम आते हैं, उसी प्रकार से पुस्तक को तैयार किया गया है। सभी विषय में आपके शामिल होंगे, चाहे आपका पॉलिटी का हो, अर्थव्यवस्था का हो, विज्ञान का हो या भूगोल का हो, कला संस्कृति का हो, इतिहास का हो। ठीक है, तो बाय कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कूपन कोड APG10 लगाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हम लोग चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, कण्व वंश का संस्थापक भी आज आपसे पूछा गया थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका MPHS TAT वर्ग 1 2018 में जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था 9 फरवरी 2019 को शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका वासुदेव होगा। कण्व वंश का जो मूल ब्राह्मण था, राजवंश का नाम शासक कण्व के गोत्र के नाम पर रखा गया। इसके अलावा वासुदेव कण्व वंश के संस्थापक, वासुदेव कण्व कण्व वंश का संस्थापक था। ऐसा माना जाता है कि वासुदेव कण्व ने सोंग वंश के देवहूति को मार डाला था और 72 ईसा पूर्व में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उन्होंने थोड़े समय के लिए शासन किया और भूमि मित्र द्वारा सफल हुआ। ठीक है, देवहूति के संबंध में आपके आज सेकेंड में पूछा गया था कि देवहूति ने कौन से वंश का स्थापना है जो कि किया था। इसके अलावा कण्व वंश की बात करते हैं तो साम्राज्य पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। कण्व वंश ने विदिशा को अपनी राजधानी होने का दावा भी किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि मार्लियो मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था। हालांकि आपका जो क्वेश्चन है इसके सुधारों से रिलेटेड आया था। 4-5 सुधार आपके ऑप्शन में दिए गए थे और उनमें से बताना था कि इनमें से कौन सा सुधार है जो कि मार्लियो मिंटो के द्वारा किया गया था या नहीं किया गया था। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी CIL MT मैकेनिकल 2020 ऑफिशियल पेपर में भी पूछा गया है, जो कि आपका 1909 में मार्लियो मिंटो सुधार होता है। मार्लियो मिंटो सुधार की बात करते हैं तो इसमें से कुछ प्रमुख बदलावों से ही संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं या गए हैं। ठीक है, वो है कि पहला तो विधान परिषदों का विस्तार किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर अधिकारियों की संख्या बढ़ाई
अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई थी। अलग निर्वाचक मंडल है जो कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की अवधारणा पेश किया गया था। इसके अलावा प्रश्न पूछने का अधिकार है जो कि दिया गया था। परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार था, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। ठीक है। इसके अलावा भारतीयों की नियुक्ति से संबंधित भी प्रावधान इसी परिषद अधिनियम में किए गए थे। वायसरॉय की कार्यकारी परिषद और प्रांतीय कार्यकारी परिषदों में एक भारतीय की नियुक्ति का प्रावधान है जो कि किया गया था। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919 को भी आपको दिमाग में रखना होगा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उद्धार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड आपका उस समय भारत का वायसराय था। जिस प्रकार आपका लॉर्ड मिंटो आपका भारत का वायसराय था सन 1909 में, और मार्ले जो था वो आपका भारत का सचिव था। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर को डैश में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये 9 तारीख को भी ये प्रश्न बना था, और ये प्रश्न आपका SSC CGL 6 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 2001। ठीक है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के साथ, जो कि एक सनाई वादक थे। इसके अलावा भारत रत्न से सम्मानित प्रमुख संगीतकारों के नाम देखें तो सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी MS सुब्बलक्ष्मी, जिसे 1998 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरे पंडित रविशंकर हुए, सन 1999 में इन्हें सम्मानित किया गया था, जो कि एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। लता मंगेशकर को 2001 में, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, साथ में पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौड़ी चौड़ी घटना जो कि कब हुआ था, चौड़ी चौड़ा घटना कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपके UP SSC रेवेन्यू लेखपाल प्रीवियस ईयर पेपर 1 जो कि 13 सितंबर 2015 में कंडक्ट हुआ है, वहाँ पूछा गया है। तो 4 फरवरी 1922 इसका राइट आंसर होगा। चौड़ी चौड़ा का घटना है जो कि गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा में 4 फरवरी 1922 को हुआ, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिसने फिर गोलियां चलाई। इस घटना के हिंसक होने के बाद महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा ही अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड वैज्ञानिक को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर आपका 1908 होगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1908 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार तत्वों के विघटन और रेडियोधर्मी पदार्थों के रासायनिक में उनकी जांच के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि सन 1956 से लेकर 61 तक में चला था। तो उसी पर आधारित था PC महालनोबिस मॉडल। PC महालनोबिस एक आपके बहुत बड़े सांख्यिकीविद हुए जिनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नीरू राज्य में एक जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम है, वो आपका किस राज्य का था। ये भी क्वेश्चन आपका SSC CPO प्रीवियस ईयर पेपर हेल्ड जो कि 25 नवंबर 2020 को शिफ्ट 2 में हुआ था, वहाँ पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश होगा। जल संरक्षण मिशन के द्वारा 1 मई 2000 को मतलब नीरू जल और आप कार्यक्रम शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई जल संरक्षण और गरीबी उन्मूलन पहल है। यह पहल जल संरक्षण के लिए राज्य, जिला और उप जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के प्रयासों के अभिसरण के द्वारा राज्य में मानव निर्मित सूखे और पानी की कमी पर काबू पाने पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी निम्नलिखित में से किस शहर में है। ठीक है, तो किस शहर में था ये तो पहले के शिफ्ट में पूछा जा चुका था, लेकिन आज जो पूछा गया था वो पूछा गया था कब स्थापित किया गया था। तो उसी समय हमने आपको बताया था कि सन 1954 में ये आपका स्थापित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका SSC MTS 2020 जो कि 27 अक्टूबर 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, ऑफिशियल पेपर है। आंसर की आप लोग के पास है, आप लोग जाके मिला सकते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी आपका इम्फाल में स्थित है और यह 1954 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका प्रबंधन जो है संगीत नाटक अकेडमी के अंतर्गत है जो कि आता है। यह मणिपुरी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए एक प्रमुख संस्थान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस
प्रीवियस में, जो कि 2 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर 7 होगा। इसके अलावा 2004 में अंतर्राष्ट्रीय संघ ऑफ हॉकी कबड्डी का गठन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय संघ ऑफ कबड्डी का गठन किया गया था। इसके अलावा कुछ प्रमुख खेलों और उनके खिलाड़ियों की संख्या के बारे में हम लोग बात करें तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी प्रति टीम। फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, खो-खो में 9 खिलाड़ी होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होता है, बेसबॉल में 9 होता है, पोलो में 4 होता है, बैडमिंटन में अगर सिंगल्स खेला जा रहा है तो प्रति खिलाड़ी 1, डबल्स में 2 होते हैं। टेबल टेनिस भी आपका सिंगल डबल्स में खेला जाता है, लॉन टेनिस भी सिंगल्स डबल्स में खेला जाता है, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से सबसे प्रसिद्ध रूप से जुड़ा हुआ है। हालांकि आपका क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि हरिप्रसाद चौरसिया को सन 2000 ईस्वी में कौन सा अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो सन 2000 ईस्वी में हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर पद्म विभूषण होगा। ये जो क्वेश्चन है यूपी PCL AE ऑफिशियल पेपर जो कि 31 दिसंबर 2018 को शिफ्ट 2 में हुआ था, वहाँ भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बांसुरी होगा। हरिप्रसाद चौरसिया भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में होता है। एक बार ये भी क्वेश्चन बना था कि हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो चुका है वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से डैश के संविधान से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर यूके होगा, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो पेपर हुआ था 18 जून 2018 को शिफ्ट 1 में, वहाँ भी पूछा गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से और भी प्रमुख प्रावधान लिए गए हैं, जैसा कि संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट व्यवस्था, विशेषाधिकार रेट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन सदन। इसके अलावा और कल भी हम लोग ने सारी चीज़ों को देखा था, तो थोड़ा सा आज हम लोग कम देखेंगे कि कौन कौन से प्रावधान कौन कौन से देश से लिए गए हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान को देखें तो केंद्र का मजबूत संघ कनाडा के संविधान से, संसद ब्रिटेन के संविधान से, प्रस्तावना संयुक्त अमेरिका के संविधान से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, DPSP आपका आयरलैंड के संविधान से, मौलिक कर्तव्य रूस या USSR के संविधान से, राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड के संविधान से, और आपातकाल जर्मनी के आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन होता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी हस्तांतरित किया। हालांकि आपका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि सुल्तान जो है, जो भी सुल्तान है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, वो अपना जो राजधानी है दिल्ली से देवगिरी है जो कि हस्तांतरित किया था। ठीक है, तो किया था, लेकिन उसके पीछे आपका जो कारण था वो कारण था कि दिल्ली के लोगों को दंडित करना था। ये किसने कहा था ये पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका था इब्न बतूता। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि दिल्ली से देवगिरी जो राजधानी है उसको हस्तांतरित किया किसने। ठीक है, तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, जो कि वेस्ट बंगाल PCS। ठीक है, प्रीलिम्स 2017 का ऑफिशियल पेपर का ये क्वेश्चन है। बाकी आप लोग जानते हैं कहाँ का क्वेश्चन क्या है। तो 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र जो कि देवगिरी है वहाँ पर हस्तांतरित कर दिया था। और इसका जो कारण है जो कि बताया गया था कि दिल्ली के लोगों को दंडित करना था। ठीक है, ये कहा था इब्न बतूता के रेला नामक पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर है। बाकी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान इब्न बतूता भारत की यात्रा करता है और 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग में कितने परमाणु मोटी सोने की पन्नी का चयन किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1000 परमाणु। ठीक है, ये सोने की पन्नी लगभग 1000 परमाणु मोटी थी। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का ही चयन क्यों किया, तो प्रकीर्णन प्रयोग के लिए रदरफोर्ड एक ऐसी शीट चाहते थे जो यथासंभव पतली हो, क्योंकि सोना सभी ज्ञात धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धनीय है, इसलिए उन्होंने सोने का चयन किया था। और ये सोना का पन्नी लगभग 1000 परमाणु मोटा था, जो कि आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यटन किस प्रकार की बेरोजगारी है। ठीक है, तो पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन
आपका मौसमी बेरोजगारी है, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह इसलिए है क्योंकि पर्यटन उद्योग में काम की मांग मौसम के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए कुछ पर्यटन स्थल गर्मियों में अधिक भीड़भाड़ वाले होते हैं, जबकि सर्दियों में कम पर्यटक आते हैं, तो उस महीनों में रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, इसलिए इसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। बाकी बेरोजगारी के कुछ और भी प्रकार हैं, जैसा कि पहला मौसमी बेरोजगारी ही था, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें कृषि आता है, पर्यटन आता है, निर्माण आता है। ठीक है, जो कि मौसम के अनुसार बदलते रहता है, उसे ही हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा आपका है संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये तब होता है जब किसी अर्थव्यवस्था में उद्योग की संरचना बदल जाती है, जिससे कुछ कौशल की मांग कम हो जाती है। उदाहरण के लिए तकनीकी उन्नति के कारण कुछ नौकरियां अप्रचलित हो जाती है। ठीक है, जैसा कि AI वगैरह जो अभी आया है, उस प्रकार उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा है चक्रवाती बेरोजगारी, यानी कि साइकिल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये बेरोजगारी आर्थिक मंदी के दौरान होता है, जब कुल मांग में कमी आती है, ये कंपनियां कर्मचारियों को निकालने लगती है। एक आपका है घर्षणात्मक फ्रिक्शनल है। ठीक है, ये आपका अल्पकालिक होता है, लोग नई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। दूसरा है आपका अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि डिस्क्यूज एम्प्लॉयमेंट। ये आपका तब होता है जब अधिक लोग कृषि में काम करने लग जाते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर किसी क्षेत्र में देखा जाता है। एक आपका है प्राकृतिक बेरोजगारी, जिसे हम लोग नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम जानते हैं। ये बेरोजगारी का वह स्तर है जो किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से होता है, जिसमें घर्षणात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी भी शामिल होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि हरिप्रसाद सुरैया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका SSC MTS का जो एग्जाम हुआ था 20 जुलाई 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। तो जो भी लोग आके ट्रेड देते हैं, चैनल को बंद कराने का, चैनल को पर FIR करने का, SSC को नोटिस भेजने का, तो वो सबसे पहले जाके मिला ले कि आपका ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था इस डेट को कि नहीं। ठीक है, आपके सहूलियत के लिए हम यहाँ पर डेट भी मेंशन कर दी है। आंसर की आप लोग के पास है, अगर नहीं है तो हमें बोलिएगा, हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो हरिप्रसाद सुरैया का संबंध किस वाद्यंत्र से है, ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक या बांसुरी बजाते हैं, तो उसका भी राइट आंसर हरिप्रसाद सुरैया हो सकता है, अगर पूछा जाता है तब। ठीक है, तो हरिप्रसाद सुरैया का संबंध बांसुरी से है। बाकी इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ। और एक बार ये प्रश्न बना कि हरिप्रसाद सुरैया का जो जन्म है वो आपका कहाँ पर हुआ था, तो इसको भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 2013 में एक आपका वृत्त चित्र फिल्म बना बांसुरी गुरु। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री है जो कि हरिप्रसाद सुरैया के जीवन पर ही आधारित है। और उन्होंने गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार भी जीता है। 2021-22 पद्म भूषण 1992 में मिला है, पद्म विभूषण 2000 में मिला है। साथ में सत्य शरण की आधिकारिक जीवनी ब्रेथ ऑफ गोल्ड 2019 और सुरजीत सिंह की बांसुरी सम्राट हरिप्रसाद सुरैया की कुछ आत्मकथाएं का भी नाम है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। सॉरी, इसका हम डेट मेंशन करना भूल गए हैं कि किस एग्जाम में पूछा गया था। बाकी आप लोग बोलिएगा तो बता देंगे कि किस एग्जाम में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका 63 होगा। भारत का उपराष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के राज्य के प्रमुख, भारत के राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति होता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है और वरीयता के क्रम में दूसरा और राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकारी की पंक्ति में पहला स्थान है। ठीक है, इसके अलावा भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है भारतीय गणराज्य के राज्यों के प्रमुख होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक का जो अनुच्छेद है भाग 5 वो आपका भारत के उपराष्ट्रपति से ही संबंधित है। तो कुछ अनुच्छेदों को देखते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 63 हुआ जो कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा उससे संबंधित है। अनुच्छेद 64 आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा राज्यों की जो परिषद है और प्रदेश अध्यक्ष होगा। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि उपराष्ट्रपति जो होता है आपका राज्यसभा का प्रदेश सभापति भी होता है। ठीक है, तो इसका जो जिक्र है वो आपका किया गया है अनुच्छेद 64 में। बाकी अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक स्थितियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या उनके कार्य का निर्वहन करना है। ठीक है, उससे संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 66 है, उसको भी देख लेना है, निर्वाचक मंडल से संबंधित है। 67 आपका 5 वर्ष का अवधि होगा, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 68 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो उसे भरना होगा। ठीक है, 6 महीनों के भीतर, ये भी है। 69 में आपका है शपथ ग्रहण है। इसके अलावा 70 में है
अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना है। बाकी 71 में है राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित या उससे संबंधित मामले से संबंधित है, तो इसको भी याद रखना है। बाकी वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति हैं वह हैं जगदीप धनखड़, ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डैश झील एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका NTPC CBT 2 2016 प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, जो एग्जाम 18 जनवरी 2017 को शिफ्ट 1 में कंडक्ट हुआ था, ठीक है। तो उल्लर झील एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। उल्लर झील की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिला बांदीपोरा है। इसके अलावा ये झेलम नदी का विस्तार है। एक बार ये भी प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा झील झेलम नदी का विस्तार है, जिसका राइट आंसर उल्लर था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। बाकी तुलबुल जो परियोजना है ये आपका इसी झील के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो इसका भी राइट आंसर कैस्पियन सागर होता। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो कि एग्जाम SSC CHL 5 जुलाई 2019 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर गोविंद बल्लभ पंत सागर था। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील को रिहंद बांध के नाम से भी है जो कि जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा सोन नदी की सहायक नदी है और दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील बेकाल झील और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उल्लर झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एलोरा की गुफाएं का निर्माण किसने कराया था, तो एलोरा का जो गुफा है उसका जो निर्माण है वो दोस्तों कराया था राष्ट्रकूटों ने, जो कि आपका UP TGT 2021 8 स्पेशल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर होगा। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा प्रसिद्ध अखंड रोहतक शैलकृत मंदिर, कैलाश मंदिर भी आपका यहाँ पर ही स्थित है। और राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक था दंती दुर्ग। मान्यखेत को अपनी है जो कि राजधानी बनाया था। गोविंद तृतीय अमोघ वर्ष इस वंश का महान शासक था। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश धार्मिक दृष्टि से तो सही सुन था, लेकिन वे न केवल शैववाद और वैष्णववाद बल्कि जैन धर्म के भी संरक्षक थे, ठीक है। बाकी एलोरा में जो प्रसिद्ध रॉककट शिव मंदिर है 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। और राष्ट्रकूट वंश ने 10वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक दक्कन में शासन किया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका UPSC कैप पेपर 1 का ऑफिशियल पेपर है, जो कि 7 अगस्त 2022 को कंडक्ट हुआ है, जिसका राइट आंसर आपका रत्नावली है। इसके अलावा रत्नावली के अलावा नागानंद भी हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखा गया है। प्रियदर्शिका भी आपका हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा हर्षवर्धन एक आपका कौन था, तो ये आपका पुष्पवती वंश का शासक था, जिसका दरबारी कवि वानभट्ट था। वानभट्ट के द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया था कादम्बरी, ठीक है, तो ये भी इसको भी याद रखना है, क्योंकि आपके ऑप्शन में कादम्बरी भी ऑप्शन में दिया जाता है। बहुत सारे लोग वही क्लिक कर देते हैं, लेकिन ये जो पुस्तक है हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाकी हर्षवर्धन जो है वह वैश्य वर्ण का था। बाकी चीनियाती जो था ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बाकी भगवान शिव का परम भक्त था। और हर्षचरित्र प्रसिद्ध संस्कृत कवि वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जो हर्षवर्धन था उसके जीवनी पर हर्षचरित्र नामक पुस्तक भी लिखा गया है, जो कि वानभट्ट ने ही लिखा है, ठीक है। तो ये 5 पुस्तकों को याद रखना है, जिसमें से 3 आपका हर्षवर्धन ने और कादम्बरी और हर्षचरित्र आपका वानभट्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 12 अगस्त 2022 को शुरू की गई स्माइल 75 पहल किसके पुनर्वास से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका SSC GD का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 फरवरी 2023 को शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था भीख मांगने में लगे लोगों के लिए, ठीक है। 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो समय थे वीरेंद्र कुमार, उनके द्वारा आपका स्माइल 75 पहल का शुभारंभ किया गया था, जिसका जो फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल ऑफ लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। बाकी उद्देश्य शहर, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना और विभिन्न हितधारकों के समन्वित प्रयास के माध्यम से भीख मांगने में लगे लोगों के समग्र पुनर्वास की रणनीति बनाना, ठीक है। ये सबसे पहले लागू की गई थी गैर सरकारी संगठन और अन्य हितधारकों
के सहयोग से चिन्हित 75 नगर निगमों में, इसको भी याद रखना है। बाकी अवधि की बात करते हैं तो 2025-26 तक की अवधि है। मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। आवंटित बजट की बात करते हैं तो 100 करोड़ रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि शायद ये पूछा गया कि नहीं, कंफर्म नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए कि भारत ने पहला जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है वो कब जीता था, ठीक है। तो भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ये क्वेश्चन आपका DSSB TGT नेचुरल साइंस मेल जनरल सिलेक्शन 29 सितंबर 2018 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ठीक है। जब भारत ने ओलंपिक मेडल जीता था पहला गोल्ड, उस समय के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। जयपाल सिंह को टीम का कप्तान उस समय बनाया गया था। बाकी जयपाल सिंह को मारंग गोमके के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के बाद, जब भारत आपका स्वतंत्र हो गया 1947 में, उसके बाद भारत ने ओलंपिक में कब स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका राइट आंसर होता है 1948 का लंदन ओलंपिक, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन को हराकर ही जीता था भारत ने, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार T20 विश्व कप कब जीता है। भारत ने पहली बार T20 जो विश्व कप था 1983 में जीता था। फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हराया था और उस समय जो कप्तान थे भारत के वो थे कपिल देव। जो वर्तमान के जो आपके BCCI अध्यक्ष थे रोजर बिन्नी, उनके द्वारा 18 विकेट है जो कि लिया गया था, जो कि सबसे ज़्यादा था। बाकी सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैच के जो मैन ऑफ द मैच थे मोहिंदर अमरनाथ थे। 1983 के बाद कहें तो भारत ने एक बार और है जो कि T20 नहीं, वनडे वर्ल्ड कप जीता है, जो कि 2011 में। भारत ने अब तक 2 बार ही क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप है जो कि अपने नाम किया है। 2011 में जब भारत ने आपका विश्व कप जीता था, उस समय के कप्तान थे MS धोनी। फाइनल में श्रीलंका को हराया था। बाकी ICC विश्व कप 2011 का अधिकारिक शुभंकर अष्टम्पी हाथी था और इसका मेजबान अपना देश भारत ही कर रहा था। बस संयुक्त मेजबानी भी दिया गया था श्रीलंका और बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो हेमिस महोत्सव की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। हेमिस महोत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध समारोह में से एक है। इस महोत्सव पर व्यक्ति स्वयं मुखौटा पहनकर नृत्य और गायन करते हैं। लामास के द्वारा किया जाने वाला अनूठा मुखौटा नृत्य हेमिस महोत्सव का ही मुख्य आकर्षण होता है। तो मुखौटा नृत्य कहाँ किया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो लद्दाख इसका आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया आपका कि शुद्ध निवेश यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। तो शुद्ध निवेश की बात करते हैं यानी नेट इन्वेस्टमेंट का, तो उसका मतलब है कि कंपनी ने पूंजीगत परिसंपत्तियों पर जो कुल रकम खर्च की है उसमें से उन परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की लागत को घटा दिया जाए। यह आंकड़ा इस बात का पता लगाता है कि कंपनी के संचालन में इस्तेमाल होने वाले संयंत्रों, उपकरणों और सॉफ्टवेयर जैसे टिकाऊ सामानों पर कितना खर्च किया जा रहा है। आपका ऑप्शन इतना बड़ा नहीं होगा, कुछ स्मॉल सा कुछ दिया गया होगा जहां से आप लोग इसको देखकर आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ऑप्शन, आपका आंसर सही कौन सा है, ठीक है। तो ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था, ठीक है। तो हॉकी विश्व कप 2023 के शुभंकर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ओली, ठीक है। ओली इसका राइट आंसर होगा। ओली की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एक कछुआ की प्रजाति है। उड़ीसा के समृद्ध समुद्र जीवन और राज्य के संरक्षण प्रयासों का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, ये ओली। इसके अलावा हॉकी विश्व कप 2023 की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है अपने देश भारत में ही हुआ था। भारत में पूछिएगा कहाँ पर, तो ये दोस्तों आपका ओडिशा में हुआ था, ठीक है। कब से कब तक हुआ है तो ये आपका 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 तक ये चला था। कहाँ हुआ था तो आपका ओडिशा में 2 स्टेडियम है, एक आपका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, एक आपका राउरकेला में है, ठीक है। इन दोनों जगह पर इसका आयोजन होता है। विजेता की बात करते हैं तो जर्मनी आपका विजेता बनता है। फाइनल में बेल्जियम को शूटआउट में हरा देता है, ठीक है। भुवनेश्वर राउरकेला में खेला गया था। कुल 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था। बात करेंगे अपना देश भारत का, तो भारत अब तक कितना बार हॉकी विश्व कप जीता है, तो भारत अब तक मात्र एक बार ही हॉकी विश्व कप है जो जीता है। सबसे ज़्यादा बार आपका पाकिस्तान जीता है, टोटल 4 बार हॉकी विश्व कप है जो कि जीता है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों आपका हुआ था 1917 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 1917 होगा। ये जो सत्याग्रह है महात्मा गांधी के नेतृत्व में आपका शुरू किया गया था। कहाँ, बिहार में, ठीक है। चंपारण जो जिला है आपका बिहार में ही पड़ता है। किसानों के अधिकार और उनके शोषण के खिलाफ किया गया था, ठीक है।
इसको भी याद रखना है। साथ में ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि महात्मा जो गांधी थे आपका 1915 में आपका भारत लौटे थे, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो 1915 में लौटे, 1915-16 आपका भारत भ्रमण किया, साथ में फिर 1917 में जाकर आपका एक सत्याग्रह करते हैं जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भी महात्मा गांधी के द्वारा और भी बहुत सारे आंदोलन किए गए, जैसा कि खेड़ा सत्याग्रह किया गया 1918 में गुजरात के खेड़ा जिलों में किसान के कर्ज माफी के लिए। इसके बाद असहयोग आंदोलन किया गया 1920 में, 1922 तक ये चला था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असहयोग का आह्वान किया था। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यह आपका 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था? क्योंकि 4 फरवरी को आपका चौरा चौरी कांड हुआ था, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट है आपका नमक सत्याग्रह, जिसे कि हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। यह सन 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह के तुरंत बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जिसे कि हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को होता है। गांधी जी और उनके जो अनुयायी थे साबरमती आश्रम से दांडी तक का लगभग 240 मील की पैदल यात्रा करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्या था? ये आंदोलन ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर करने के लिए किया गया था। तो ये सभी आंदोलन आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि सन 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था, ठीक है। तो सती प्रथा को खत्म तो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लेकिन इसके पीछे जो हाथ था वो था आपका राजा राम मोहन राय का, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से ही सती प्रथा का अंत सन 1829 में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जो कि 1828 ईस्वी में बना था और 1834 तक रहा था, ठीक है। इसने बहुत सारे कार्य भी किए थे, जैसा कि आपका 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठगी प्रथा का अंत 1830 में किया कर्नल सलीमन के द्वारा। इसके अलावा मैसूर के राजा को अपदस्थ कर लिया, मैसूर पर कब्जा कर लिया। भारत का पहला गवर्नर था। 1835 में कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज खोला। रंजीत सिंह के साथ मैत्री की संधि किया, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? कल पूछा गया था कि भारतीय राज्यों में भारत में रेलवे नेटवर्क कितना किलोमीटर है, तो आपका 68,000 किलोमीटर कुछ था। लेकिन आज पूछा था किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है कि आप सर्च कर लीजिएगा, कहीं से भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे कम रेलवे नेटवर्क किस राज्य का है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, 9,077.45 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। और भारत की बात करते हैं तो विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 1.3 मिलियन लोग इसमें कार्यरत हैं। 25 मिलियन से अधिक लोग इसमें यात्रा करते हैं। 13,000 से अधिक ट्रेनें हैं। 7,000 से अधिक स्टेशन हैं। 68,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा सबसे कम रेलवे नेटवर्क किस राज्य का है, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न आएगा, हम यहाँ पर लिखे नहीं हैं। नेक्स्ट आपका है कि गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा की बात करते हैं तो ये आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। इसके अलावा 1975 में ही विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। डीपी धर ने तैयार किया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। लक्ष्य रखा गया था 4.4 का, वास्तविक विकास दर हासिल हुआ था 4.8 का। इसके अलावा 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को तय समय अवधि से पूर्व ही से रद्द कर दिया था, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। साथ में पंचवर्षीय योजना का टॉपिक भी आपको ई-बुक में दिया गया है, तो वहाँ भी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की ताजपोशी कहाँ हुआ था, ठीक है। तो अकबर की ताजपोशी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये हुआ था कलनौर में, ठीक है। अकबर की ताजपोशी के विषय में आपको बताएं तो जब आपका हुमायूं का मृत्यु हुआ 1556 ईस्वी में, तो उस समय अकबर जो था कलनौर, जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर थे। तो वहीं पर इसका ताजपोशी जो कि किया गया था, 14 फरवरी का वो दिन था, वैलेंटाइन डे का दिन था। और उस समय जब अकबर का ताजपोशी हुआ था तो वो मात्र 13 वर्ष का ही था।
और अकबर की ताजपोशी 1556 में होता है और 1556 में ही आपका एक और चीज़ होता है जो कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी कि सेकेंड पानीपत का वार होता है जो कि अकबर के नाम से लड़ा जाता है। और इसके जो संरक्षक था बैरम खां के द्वारा बैरम खां लड़ता है। किसके साथ लड़ता है तो एक और था, कोई इनाम याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है, उसके साथ ही लड़ता है, वो आपका हार जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट, हेमू था, ठीक है, हेमू था। नेक्स्ट आपका है कि तानसेन संगीत फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है। तो तानसेन संगीत फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये आपका मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आयोजित होता है। यह फेस्टिवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार तानसेन की स्मृति में आयोजित किया जाता है और इसे तानसेन की समाधि स्थल पर ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी किस सिख गुरु की याद में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर श्री गुरु गोविंद सिंह होगा। बैसाखी का त्यौहार सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की याद में मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि एक क्वेश्चन और था, दोनों क्वेश्चन पे थोड़ा सा संदेह है। तो एक क्वेश्चन ये था कि गुरु नानक जी थे, गुरु नानक की जयंती पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो अगर गुरु नानक की बात आएंगे तो ये आपका गुरु पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो गुरु पर्व इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर बैसाखी आएगा तो गुरु गोविंद सिंह होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 जो है किस बिल को रिपील्ड किया, यानी कि निरस्त किया, ठीक है। तो जो मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल है 2021, वो लाइट हाउस एक्ट 1927 को निरस्त किया था और इस नए कानून का उद्देश्य आधुनिक और उन्नत समुद्री नेविगेशन तकनीकों को शामिल करना और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ तालमेल बिठाना है, ठीक है। तो ये चीज़ था। एक क्वेश्चन आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित भी आया था। क्या आया था, कथन गलत बताना था। तो जो भी कथन आपका आया होगा आशा करते हैं कि आप लोग उसे सही कर लिए होंगे, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। बहुत सारे एग्जामों के एनालिसिस के दौरान भी हम लोगों ने देखा था कि राज्य का जो नीति निर्देशक जो तत्व था वो भाग 4 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका जो उद्देश्य है न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना था। प्रमुख अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से राज्य की परिभाषा बताता है, 37 से नीति निर्देशक तत्वों का अनुप्रयोग बताता है। उसी प्रकार 38 से 39 से 40 आपका इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताता है। 44 इंपॉर्टेंट है, समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है। 45 आपका बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताता है। 47 आपका पोषण स्तर पर जीवन स्तर का उन्नयन के बारे में। इसके अलावा 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन, ठीक है। बाकी 48 है कृषि और पशुपालन संगठन है। बाकी डीपीएसपी की बात करेंगे तो इसे आपका ये 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, समाजवादी, इसके अलावा बौद्धिकवादी, गांधीवादी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, आप लोग बताइएगा क्या आया था क्वेश्चन। अगला है कि एवेश जो कि पक्षी है, फाइलम जो है डैश से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका कार्डेटा होगा, ठीक है। कार्डेटा के बारे में बात करते हैं तो कार्डेटा की श्रेणी में नोटोकॉर्ड होती है। इनके शरीर पर एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु भी होती है। कार्डेटा के शरीर में घर्षण छिद्र होता है। इनके हृदय अधरीय होते हैं। इनके शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। कार्डेट के शरीर में द्विपक्षीय रूप से सममित और ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। कार्डेटा के शरीर में अंग प्रणाली स्तर का संगठन होता है। इसके अलावा पक्षी एवेस के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है कि पक्षियों का हल्की कंकाल संरचना मजबूत लेकिन खोखली हड्डी उन्हें उड़ने में मदद करती है। पक्षियों के रंगीन पंख उनके सबसे आकर्षक विशेषता है। पक्षी सामाजिक प्राणी होते हैं, घोंसले बनाते हैं, क्षेत्रीय व्यवहार दिखाते हैं और प्रणय प्रसंग में संलग्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर नाशवन यानी खराब नहीं होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है। नॉन पेरिशेबल आपसे पदार्थ पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से एक बताना था। ऑप्शन क्या था वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन डिब्बाबंद सामान, सूखे फल, बीन्स, मक्खन, कॉफ़ी, शहद, पाउडर वाला दूध, चावल, गेहूँ, चीनी, ये सभी जो आपका है वो आपका नॉन पेरिशेबल खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। इन्हें लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। यहाँ कुछ गैर नश्वर पदार्थ खाद्यों की सूची भी है। चावल हो गया, सूखी दाल हो गया, बीन्स हो गया, पस्ता हो गया। इसके अलावा कैन वाले खाद्य पदार्थ, नट्स, बीज, शहद, सूखे मेवे, ओट्स, पीनट बटर्स, नमक और चीनी समय, ये सभी आपके हैं। नेक्स्ट आपका है कि न्यूलैंड का नहीं, ऑस्टक का नियम किसने दिया था। शायद आपसे पूछा गया था न्यूलैंड ने ऑक्टेव का नियम कब दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1865 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो 7 तत्वों के अंतराल के बाद उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में समानता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका इम्फाल में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी आपका इम्फाल शहर में स्थित है। इसके अलावा ये एकेडमी मणिपुर नृत्य और संगीत के संरक्षण और प्रसार के लिए समर्पित है और इसे 1954 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पांडुचेरी से संबंधित आया था कि पांडुचेरी कितने राज्यों से लगता है, तो 3 राज्यों से लगता है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा गया था कि पांडुचेरी जो 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, जैसा कि आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, तो पूछा था कि कौन सा जगह है जो कि श्रीलंका से सटा हुआ है, तो कराईकल इसका राइट आंसर था। बाकी क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में सीजीए कौन है? सीजीए की बात करेंगे तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अगर पूछा गया होगा तो वर्तमान में एस दुबे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था के पूछा गया था, तो के अगर पूछा गया होगा नहीं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर होगा। आप लोग बताइएगा क्या पूछा गया था, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके आगामी सेप्टो के लिए, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2022 को इस पद पर कार्यभार संभाला था। एक क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित भी आया था। राष्ट्रीय आय से संबंधित आपसे संबंधित कथन टाइप के प्रश्न पूछे गए थे कि राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक विधि किसने दिया या प्रथम आधिकारिक प्रयास किसने किया, ये सारी चीज़ें आपके कथन में लिखा गया था। तो राष्ट्रीय आय की बात करते हैं यानी नेशनल इनकम, तो किसी देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यह एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक विधि अगर आपसे पूछा गया होगा तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था 1867 से 68 में। क्या था? उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। लेकिन प्रथम आधिकारिक प्रयास की बात करेंगे तो पीसी महालनोबिस, जिसे कि भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है, 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना की थी। सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्रीय संगठन की स्थापना भी इन्होंने किया था, ठीक है।